हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने फिर से लिया है इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम है नज़दीक और आपको क्लोज टेस्ट पे अच्छी कमांड बना लेनी चाहिए। तो ये क्लोज टेस्ट जो बनाया है वो इसी एडिटोरियल से ही बनाया है। देखिएगा, इंडिया रैंकिंग्स 2025, ये जो आईआर है इसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़िए। इस रैंकिंग्स को देखकर ऐसा मत समझिए कि ये प्लूरल है, ये नाम है इसलिए इसको सिंगुलर फॉर्म में लीजिए। तो आईआर 2025 जो है बेस्ड ऑन का मतलब होता है फाउंडेड ऑन, जो आधारित है किस पर? यह आधारित है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ पर, हेल्ड डैश सरप्राइजेज। अब इस रैंकिंग में जो 2025 की ये रैंकिंग निकाली है, इसमें सरप्राइजेज मतलब कहें कि कुछ नया मिल जाए, ऐसा कितना था ये बताना है आपको। सबसे पहली चीज, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए हम आगे बढ़ें तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इन चार ऑप्शंस में से सरप्राइजेज जो शब्द दे रखा है ये क्या है? ये है काउंटेबल। ठीक है, सरप्राइजेज जो है वो क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन अगर है तो फिर निश्चित रूप से क्या नहीं आएगा? तो लिटिल नहीं आएगा। लिटिल तो किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। बचे आपके तीन ऑप्शंस। इन तीन ऑप्शंस में से द फ्यू तब लगता है जब आपको कोई नाउन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा हो। तो क्या हमें सरप्राइजेस के बारे में कुछ मिल रहा है? क्या हमें पता है कि व्हाट टाइप ऑफ सरप्राइजेस वी आर टॉकिंग अबाउट? नहीं दे रखा है तो द सरप्राइजेस को, द फ्यू को काट दीजिए। बचे ये दो चीजें। अ फ्यू लिखूंगा तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो नया था, कुछ सरप्राइजेस थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड था। और अगर फ्यू लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा कि कोई भी सरप्राइजेस नहीं थे। ठीक है, अगर मैं यहां पे फ्यू लगा दूंगा तो फ्यू काम करेगा नो का, इसका मतलब होगा कोई भी सरप्राइजेज नहीं थे। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां से तो एग्जैक्टली आप कुछ लगा के निकल नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है एज इन प्रीवियस ईयर्स, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में हुआ, जैसा कि पिछले सालों में हुआ। ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जो पुराने सार्वजनिक संस्थान थे, ठीक है, सरकारी संस्थान मान लीजिए, डैश अ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिनका इतिहास रहा है अकादमिक उत्कृष्टता का, उन्होंने टॉप किया है स्थानों पर। तो जैसा पहले होता था वैसा ही इस बार भी हुआ है, ये कहना चाहता है। एज इन प्रीवियस ईयर्स का मतलब है जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर्स, जैसा पिछले वर्षों में हुआ था वैसा ही अब की बार भी हुआ है। इसका मतलब सोच के देखो कि जब पहले भी ऐसा हो चुका है और अब की बार भी ऐसा हुआ है तो क्या वहां सरप्राइजेस है? तो वहां कोई सरप्राइज नहीं है। और सरप्राइज नहीं है तो इसका मतलब मैं यूं कह दूं कि फ्यू लगा दीजिए, ये भी काट दीजिए, क्योंकि नो के अर्थ में जब जब आपको किसी सेंटेंस में फ्यू या लिटिल लगाना हो तो उसको आप जांचने के लिए एक काम ध्यान रखें कि आप इसमें नो लगाकर देख लो। अगर नो लगता नजर आता हो तो समझ जाना कि वहां पे लिटिल या फ्यू आ सकता है, फिर वो डिपेंड करेगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है उस चीज पर। ठीक है, तो नो सरप्राइजेस के अर्थ में यहां पे आप फ्यू लगा देंगे। बात क्लियर? आगे बढ़िए। आगे कह रहा है जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ, जो पुराने सरकारी संस्थान हैं, जिनका इतिहास रहा है एकेडमिक एक्सेलेंस का। तो देखो कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, तो वो संस्थान जिनका इतिहास है, तो एक इतिहास के साथ वो संस्थान है, इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कौन सा प्रेपोजिशन आप लगाएंगे? फोर के बारे में याद रखिए कि फोर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है, उद्देश्य बताने के लिए यूज किया जाता है। तो पर्पस तो हम बता नहीं रहे, तो ये तो आप काट सकते हैं यहां से। ठीक है, टू है वो जनरली डेस्टिनेशन से पहले लगता है, या टू हम किसी रेसिपिएंट से पहले लगाते हैं, जो प्राप्त करता होता है उससे पहले हम टू लगाते हैं, या फिर हम टू लगाते हैं मंजिल से पहले, डेस्टिनेशन से पहले। बचे हुए दो ऑप्शंस में से विद इन जो है इसको हम बोलते हैं इनसाइड। जो भी चीज दे रखी है उसी के भीतर के अर्थ में विद इन लगाते हैं, तो ये भी नहीं आना चाहिए, फिर आना चाहिए विद। तो विद अकेडमिक, विद अ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। तो जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ, पुराने सार्वजनिक संस्थान या पुराने सरकारी संस्थान जिनका इतिहास रहा है एकेडमिक एक्सीलेंस का, उन्होंने क्या किया? उन संस्थानों ने वाइडन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, डोमिनेट कर दिया, लिंगर कर दिया। पहले तो बता दूं मैं इनके मीनिंग क्या है। वाइडन और एक्सटेंड जो है ये दोनों ही तो इंक्रीज के अर्थ में आ रहे हैं, बढ़ाने के अर्थ में आ रहे हैं। इन दोनों का ही तो मतलब क्या है? बढ़ाना। डोमिनेट जो है इसका मतलब है टेक ओवर करना, है ना। ये सेकंड फॉर्म है तो मैं इसको टू कवर लिख रहा हूं, मतलब इन स्थानों पर कब्जा जमाना। ठीक है, और लिंगर जो है इसका मतलब डिले करना है, इसका मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना है। तो स्टे भी हो सकता है, रिमेन भी हो सकता है।
इसको तुम डोडल भी कह सकते हो, धीमे धीमे चलना भी कह सकते हो। तो ये तमाम चीजें यहां पर हैं। इसकी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पे है। डिले, देरी करना भी हो सकता है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना भी हो सकता है, और डोडल धीमे धीमे चलना भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आंसर आएगा डोमिनेटेड, क्योंकि डिले की तो बात ही नहीं है। कि जिनका इतिहास ही रहा है एकेडमिक एक्सीलेंस का, उन्होंने ही टॉप पोजीशंस पर कब्जा जमाया है। तो टॉप पोजीशंस पर कब्जा जमाने वाले संस्थान वही रहे जिनका की इतिहास ही ऐसा रहा। तो यहां पे कब्जा जमाने के लिए डोमिनेट शब्द का प्रयोग आप करेंगे। आपका आंसर है वो 3 नंबर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब 4 और 5 दो चीजें और हैं, वो और देख लेते हैं। देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है? सिंस इट्स डैश इन 2016। अब ये जो रैंकिंग निकली है वो कब की थी? 2025 की। इसका मतलब 2016 से जब से इसका हुआ, सोच के देखो, क्या इसका एंड हो सकता है? जब 25 की रैंकिंग आपने निकाली है तो 2016 में एंड कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। बचे हुए ऑप्शंस में से इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पहली बात, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आने वाला शब्द होता है वो नाउन होता है। नाउन होता है तो देखिए यहां पे बिगिन है वो नाउन नहीं है, बिगिन तो वर्ब है। इंसेप्शन है ये नाउन है, कमेंस है वो वर्ब है ना। इन तीनों का ही मतलब हालांकि सेम है। इंसेप्शन का मतलब भी शुरुआत है, बिगिनिंग का मतलब भी शुरुआत है, कमेंसमेंट का मतलब भी शुरुआत है। लेकिन हमने ये ग्रामर के दृष्टिकोण से पाया कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में चाहिए आपको नाउन, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए तो नाउन यहां पे दोनों ही नहीं है, दोनों ही वर्ब है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंसेप्शन। बात क्लियर है क्या? तो जब से इसकी शुरुआत हुई 2016 में, तब से द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, जो संख्या है किसकी? उन संस्थाओं की जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्टिसिपेट करती हैं इन रैंकिंग में, जिनको मिलाकर रैंकिंग निकलती है, तो उन इंस्टीट्यूशंस की जो संख्या है हैज डैश सिग्निफिकेंटली, वो संख्या बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंटली का मतलब है कंसिडरेबली, बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है वो बताना है। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहली बात तो आपको मैं समझा दूं ग्रामर से कि एच दे रखा है, आपको पता है कि एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कौन सा ऑप्शन काट दिया जाए? तो श्रिंक काट दो, क्योंकि श्रिंक की तीनों फॉर्म इस तरह से बनती है, श्रिंक, फिर सेकेंड फॉर्म बनती है इसकी श्रैंक, और फिर थर्ड फॉर्म बनती है श्रंक। ठीक है, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है, एच के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी नहीं। बचे हुए 3 ऑप्शंस में से देखिएगा एक और क्या नहीं आ सकता? रेज्ड नहीं आ सकता, क्योंकि रेज के बारे में खास बात ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। चूंकि आप देख रहे हैं कि रेज के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिग्निफिकेंटली तो एडवर्ब है। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी ठीक नहीं बैठेगा। बचे हुए 2 ऑप्शंस देखिए। पहले संख्या थी 3565, फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग रेंज को बताता है, शुरुआती रेंज को बताता है। पहले संख्या 3565 थी, अब बढ़कर हो गई 14163। तो सोचो बढ़ोतरी हुई है कि कमी हुई है? तो यहां पे बढ़ा है, बढ़ा है तो फिर ये डिक्लाइन नहीं आएगा। डिक्लाइन का मतलब रिड्यूस होना होता है, मिटिगेट होना होता है, डिक्रीज होना होता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ग्रोन। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, यहां से यहां पहुंच गया है। आगे हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी ही अप्रोच आप एग्जाम में भी लेके चलें कि जब सारे आंसर आपको समझ में आ जाएं, लगा दिए जाएं, तो फिर आप बार बार में इसको देखेंगे नहीं, पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना समय आपके पास फिर वहां पे एग्जाम में होता नहीं है। क्लियर है भाई? आइए बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करें कि इस एडिटोरियल का जो टोन है वो एनालिटिकल है। कैसा टोन है? एनालिटिकल, मतलब विश्लेषणात्मक। मतलब यहां पे लेखक जो है वो एनालिसिस कर रहा है। यहां पे जो चीजें दे रखी हैं कि भाई किस आधार पर कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर रैंकिंग निकाली जाती है। एक शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका क्या वक्तव्य है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे। तो यहां विश्लेषण किया गया है, और ये एडिटोरियल किस बारे में है? तो ये पैसेज जो है वो एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है इंडिया रैंकिंग्स 2025 का। प्रेजिंग इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, इस बार इसने प्रशंसा भी की है कि अब की बार पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कुछ और यूनिवर्सिटीज ने, कुछ और कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। बट वार्निंग, लेकिन चेतावनी दी है दैट द पीयर परसेप्शन पैरामीटर, कि जो समकक्ष जो लोग हैं, साथी लोग हैं, उनका भी वक्तव्य यहां मायने रखता है। उनसे भी पूछा जाता है कि कौन सी रैंकिंग दी जाए। तो ये जो चीज है ना, ये सब्जेक्टिव है, ये व्यक्ति परक है, ये बायस्ड हो सकता है, ये पक्षपातपूर्ण हो सकता है, और क्या कर सकता है? रैंकिंग्स को डिस्टोर्ट कर सकता है। डिस्टोर्ट का मतलब होता है कि ये विकृत कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेसिंग
बल डालते हुए, जोर देते हुए किस पर? द नीड फॉर अ रिव्यू की, पुनर्वलोकन की आवश्यकता है। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्वलोकन, रिव्यू का मतलब है री एग्जामिनेशन, ठीक है, रिकंसिडरेशन, फिर से सोचने की जरूरत है। टू इंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी की, सुनिश्चित किया जाए क्या? फेयरनेस और एक्यूरेसी को। फेयरनेस का मतलब होता है क्या? फेयरनेस का मतलब होता है जस्टिस, मतलब एक प्रकार से आप मानिए निष्पक्षता, और एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता, तो इसको सुनिश्चित किया जाए, इसकी आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। क्लियर है भाई? तो ये एडिटोरियल इस बारे में है। अब हम विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करें एडिटोरियल को। इसका जो टाइटल है एडिटोरियल का वो है रैंकिंग पिटफॉल्स ऑन द इंडिया रैंकिंग्स 2025। पहली बात तो पहला ही वर्ड देखिए इस टाइटल में ही दे रखा है, पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब एक तो मुश्किल होता है, कमी होता है, खतरा होता है ना। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो मतलब निकलेगा ना वो कमी का मतलब निकलेगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इस पिटफॉल का मतलब है कमी, ठीक है। तो रैंकिंग पिटफॉल्स का मतलब है रैंकिंग की कमियां, रैंकिंग में जो खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहां पे बैठेगा वो ड्रॉबैक्स बैठेगा, नाउन है, ठीक है। आगे वाला वर्ड है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है निष्पक्षता, समानता, मतलब भेदभाव नहीं होना। निष्पक्षता आप इसको कह सकते हो और समानता कह सकते हो। तो फेयरनेस, जस्टिस, इंपार्शियलिटी, इक्वालिटी। और डोमिनेट का मतलब है आगे निकल जाना कह सकते हो, आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाने को कह सकते हो, ठीक है। या कब्जा करना कह सकते हो, स्थानों पर कब्जा करना मैंने कहा था, तो ये मतलब है इसका, ठीक। अब देखिएगा रैंकिंग पिटफॉल्स। रैंकिंग पिटफॉल्स का मतलब रैंकिंग में खामियां, किसको लेकर लिखा गया है? इंडिया रैंकिंग्स 2025 को लेकर लिखा गया है। एनआईआरएफ, एनआईआरएफ है क्या? तो यहां देख लीजिए, एनआईआरएफ की फुल फॉर्म दे रखी है ये वाली, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनआईआरएफ। तो एनआईआरएफ तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आपको दे रखी है शुड हेल्प। ये जो हेल्पिंग वर्ब है शुड, और हेल्प है वो क्या है? मैन वर्ब। तो एनआईआरएफ को हेल्प करनी चाहिए क्या करने में? सुधार करने में, ठीक है। ये भी मैन वर्ब है यहां पे, सुधार करने में। क्या चीज में सुधार? दोनों चीजों में, बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखिए कंजंक्शन होता है ये। क्वालिटी में भी, और इक्विटी, इक्विटी का मतलब फेयरनेस, जस्टिस, निष्पक्षता, इन हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा में। तो एनआईआरएफ को मदद करनी चाहिए किस चीज में? कि दोनों चीजें, उच्च शिक्षा में दोनों चीजें, गुणवत्ता भी बढ़े और इक्विटी भी बढ़े, इस चीज में सहायता करनी चाहिए। और यहां ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट भाई दे रखा है, क्या? हेल्प जो है इसके साथ में हम या तो केवल बेस फॉर्म लगाते हैं या टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हेल्प अपने बाद में जब भी वर्ब लेगा तो दो तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, या तो हेल्प के बाद में सीधा बेस फॉर्म लगेगी, या हेल्प के साथ में टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव लगेगा। थोड़ा सा मैं और इसको कॉम्प्लेक्स करूं, वैसे नहीं करना चाहिए, सीधा सिंपल समझिए। बाकी इसको ग्रामर की भाषा में इसको ऐसे समझिए कि ये बेयर इन्फिनिटिव है, जब टू नहीं लगा तो इसका मतलब बेयर है। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, आवरण रहित, तो इस पर टू का आवरण हट जाता है। और टू लगा हुआ है तो ये इन्फिनिटिव है, ठीक है भाई। तो हेल्प दो तरीके से बिहेव करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखिएगा, वैसे इसका स्क्रीन पीडीएफ जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा का वैसा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस पर। और जो मैं अलग से एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं किसी भी वर्ड का, वर्ड कैटेगरी क्या है, उसका एग्जांपल में यूसेज कैसे करेंगे, सिनोनिम्स क्या है, ये तमाम चीजें भी आपको एक पीडीएफ अलग से मिलता है, वो भी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे तो पिन किया हुआ भी एक कमेंट आपको मिलेगा। इंडिया रैंकिंग्स 2025, ये जो रैंकिंग है बेस्ड ऑन का मतलब होता है फाउंडेड ऑन, मतलब इस पर आधारित। फाउंडेड ऑन किस पर आधारित? एनआईआरएफ पर आधारित। इसकी वर्ब है वो हेल्ड है। हेल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हेल्ड, ठीक है। तो इसने, होल्ड का मतलब यहां थामना है, तो इस रैंकिंग में कोई भी सरप्राइज नहीं था। इस फ्यू का मतलब है क्या? नो। इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। एवरीथिंग वॉज ऑर्डिनरी, एवरीथिंग वॉज एक्सपेक्टेड, राइट। तो फिर समझ लीजिए, इंडिया रैंकिंग्स 2025 में कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी, सब कुछ एक्सपेक्टेड था, जैसा सोचा वैसा ही था। क्लियर है? आगे कहा एज इन प्रीवियस ईयर्स। इस एज में यहां आप इसका वर्ड कैटेगरी अगर पूछेंगे तो ये कंजंक्शन है,
अब ये कंजंक्शन कैसे है? वैसे तो इस प्रकार का जब होता है ना जस्ट लाइक के अर्थ में, कंपैरिजन के अर्थ में, ये कह रहा है जैसा पिछले वर्षों में था वैसा ही, ऐसे कंडीशन में एडवर्ब होता है और बना भी एडवर्ब क्लोज रहा है। लेकिन ये यहां पे एक्चुअल में दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो एक तो प्रीवियस ईयर वाला क्लोज है और एक इस वर्तमान वर्ष वाला क्लोज है। ठीक है, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि जैसा पिछले सालों में होता था, पूरा इसने लिखा नहीं है बस, वैसा ही इन सालों में भी है, इस वर्ष भी हुआ है। तो ये यहां पे कंजंक्शन की भूमिका में है। तो पिछले सालों की तरह ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट है। नए बच्चों को ध्यान दिलाना चाहिए इस चीज पर कि जो भी रेड कलर में मार्क किया गया है वो सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये आपको एक ब्लूइश कलर में दिख रहा है, ये वाला कलर जो है ये आपको बताएगा कि या तो कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है या फिर कोई नया वर्ड है जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो जो पुराने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब सरकारी संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब निजी संस्थान, ठीक है, विद अ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिनका इतिहास रहा है अकादमिक उत्कृष्टता का, डोमिनेटेड, ये इसकी वर्ब है, किसकी? ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की। इसने क्या किया? कब्जा जमाया किस पर? टॉप स्पोर्ट्स पर, मतलब उच्च स्थानों पर, मतलब सबसे ऊपर ऊपर कौन कौन है? वो पुराने वही सरकारी संस्थान, जैसा पिछले सालों में होता था वैसा ही इस बार भी हुआ है। रैंकिंग में टॉप पर कौन है? वही पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जिनकी पहचान है, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। क्लियर है बात? आगे चलिएगा। फिर कह रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन जो है ये इट्स जो है ना ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये यहां पे नाउन है। तो जब से इसकी शुरुआत हुई है, सिंस जो होता है ना वो एक तो कंजंक्शन होता है और एक सिंस है वो प्रेपोजिशन होता है। यहां पे सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है क्योंकि आगे समय दे रखा है, यहां से बात कर रहा है। तो जब से इसकी शुरुआत हुई है, ये यहां प्रेपोजिशन हो गया। और शुरुआत हुई कब इसकी रैंकिंग वाली? 2016 में। ये हो गया आपका एडवर्ब क्योंकि समय बता रहा है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, जो संख्या है, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम से एक टॉपिक होता है ग्रामर में, कॉनकॉर्ड जिसको कहते हैं, वो भी एक अलग नाम है। तो उसमें हम देखिएगा क्या देखते हैं कि अगर आपको अ नंबर ऑफ दे रखा है, ठीक है, या अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा है, तो इनके साथ वर्ब आती है प्लूरल। और जबकि आपको दे रखा है द नंबर ऑफ, तो वर्ब आपको लगानी होती है सिंगुलर। अगर अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा है तो वर्ब आएगी प्लूरल, द नंबर ऑफ है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। कारण भी समझिए इसको, यहां पे द नंबर ऑफ में जो सब्जेक्ट बन जाता है ना वो नंबर ही बन जाता है, तो इस नंबर को देखकर हम सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ अगर होता है तो वहां पे स्ट्रेस होता है दी गई नाउन पर, जो कि दोनों में ही प्लूरल आती है। ठीक है, तो वो जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे द नंबर ऑफ है तो वर्ब देखिएगा सिंगुलर आ रही है जा रही है। तो जब से इसकी शुरुआत हुई है 2016 में, तब से जो संख्या है, संख्या किसकी? उन संस्थानों की जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन संस्थानों की जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस रैंकिंग में भाग लेते हैं, ये संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मैन वर्ब है। और ग्रो की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। फिर इसकी सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है वो ग्रू होती है। फिर इसकी थर्ड फॉर्म जो है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो ग्रोन होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब बहुत ज्यादा, है ना। इंसेप्शन का मतलब तो क्या है? शुरुआत। यहां देखिएगा राइट हैंड साइड जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए बॉक्स में, इसका मतलब तो है क्या? शुरुआत, बिगिनिंग, कमेंसमेंट। सिग्निफिकेंटली का मतलब है काफी ज्यादा। आप इसे कंसिडरेबली कह सकते हैं, रिमार्केबली कह सकते हैं, नोटिसेबली कह सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब है बढ़ाना या बढ़ना। ठीक है, और स्पैन का मतलब है फैलना, कवर करना। तो क्या कह रहा है कि जब से शुरुआत हुई 2016 में, तब से जो संख्या है किन इंस्टीट्यूशंस की जो पार्टिसिपेटिंग है, यहां पार्टिसिपेटिंग जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव अगर आईएनजी फॉर्म लेकर आए तो इसका मतलब मान लेना कि वो कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो यहां पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनकी संख्या वो बढ़ी है। और कैसे बढ़ी है ये बता रहा है। तो ये आपको बता रहा है एक्सटेंट क्या है बढ़ने का, और एक्सटेंट है बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। कहां से कहां तक बढ़ी है? तो पहले हुआ करती थी 3565 और अब ये हो गए 14163। यहां पे एक और काम की बात है कि
फ्रॉम और टू का प्रयोग भी आप सीख सकते हैं कि फ्रॉम जो है वो होता है, फ्रॉम आपको बताएगा कि शुरुआती रेंज क्या है, स्टार्टिंग रेंज क्या है, और टू आपको बताएगा कि लास्ट रेंज क्या है, फाइनल रेंज क्या है। तो जहां पे शुरुआत होती है किसी भी रेंज की तो उसको वहां पे फ्रॉम से कनेक्ट करेंगे, और जहां एंड होता है रेंज का वहां पे आप टू कनेक्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो संख्या, किन की संख्या, इंस्टीट्यूशंस की। कौन से इंस्टीट्यूशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बढ़े हैं, और कैसे बढ़े हैं, काफी ज्यादा बढ़े हैं। कहां से कहां हो गए, तो यहां से यहां हो गए। और जो स्कोप है, स्कोप का मतलब जो रेंज है, दायरा है, हैज एक्सपेंडेड, वो भी बढ़ा है। यहां पे बढ़ना है, बढ़ाना भी हो सकता है, और यहां पे इसका मतलब क्या है, बढ़ना। ये दायरा भी इंक्रीज हुआ है, वाइडन हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। ठीक है। और कहां से कहां चला गया है, ये चला गया है, पहले 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, अब 17 कैटेगरीज में पहुंच गया है। फिर देखिए शुरुआती बिंदु ये है, तो इसलिए यहां मैंने फ्रॉम लगाया। अंतिम बिंदु ये है, तो यहां टू लगाया। ठीक है। स्पैनिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा करते हुए जब दो सिमल्टेनियस एक्शंस को आप जोड़ते हैं, जब दो साथ साथ होने वाले एक्शंस को जोड़ते हैं, तो वहां पे आप आईएनजी लगाते हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस घटना को ग्रामर की भाषा में बोलते हैं। स्पैन करते हुए मतलब स्ट्रेच करते हुए, कवर करते हुए वाइड रेंज ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर्स। वाइड रेंज का मतलब बहुत बड़ी रेंज, बहुत बड़ा दायरा। दायरा किसका, हायर एजुकेशन सेक्टर्स का, उच्च शिक्षा के सेक्टर्स का। एक बार फिर समझ लीजिए, जब से शुरुआत हुई इस रैंकिंग सिस्टम की, शुरुआत कब हुई, 2016 में। संख्या जो है किसकी, उन इंस्टीट्यूशंस की जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़े हैं। कहां से कहां हो गया ये बता रखा है। और एंड लगा के एक नया क्लोज इसने स्टार्ट किया, और जो स्कोप है वो भी बढ़ा है। 4 कैटेगरी हुआ करती थी, अब 17 हो गई है, और ये कवर कर रहा है, बहुत बड़ी रेंज कवर कर रहा है हायर एजुकेशन सेक्टर्स की। बात क्लियर है। ये सारे जो आपको एक इमेजेस दिख रही है ना, ये एक ओवरऑल एक तस्वीर आपको बताती है कि हम एग्जैक्टली बात इस स्लाइड में किसकी कर रहे हैं। आगे देखिएगा। हाउ एवर, ये बेटा कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब। ठीक है। ये एक्चुअल में कंजंक्शन एडवर्ब दोनों का काम करता है। एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। तो हालांकि द रैंकिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का मतलब होता है मानदंड, मैं इसको हिंदी में क्या बोलूंगा, मानदंड। क्राइटेरिया है, बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड्स है। इवेल्युएट क्या होता है, ये होता है मूल्यांकन करना। इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन करना, असेस करना, जज करना, मेजर करना। आउटरीच का मतलब क्या है, पहुंच कह सकते हो, एक्सेस, एक्सपेंशन, संपर्क भी कह सकते हो। ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब है समावेशन, इंक्लूसिविटी मतलब समावेशन। और पीयर परसेप्शन का मतलब है सहकर्मी की राय, सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं उनकी राय, उनका ओपिनियन क्या है ना, वो क्या सोचते हैं। तो हालांकि अब यहां हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर इन रैंकिंग्स को मापा जाता है। तो यहां पे देखिए, हालांकि जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं आर स्टिल, स्टिल का मतलब होता है बेटा इवन नाउ, ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। फार फ्रॉम परफेक्ट, हालांकि जो रैंकिंग पैरामीटर्स है, रैंकिंग के जो मानदंड है, वो अभी भी परफेक्शन से बहुत दूर हैं, अभी भी परफेक्ट नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट है। फार फ्रॉम परफेक्ट का मतलब हो गया कि इम्परफेक्ट है। ठीक है। नया सेंटेंस, इंस्टीट्यूशंस, ये तो इसकी वर्ब हो गई। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जो है इसकी वर्ब है आर इवेल्युएटेड, और ये पैसिव वॉइस है किसका, पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किसका पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इवेल्युएटेड हैं, संस्थान जो हैं उनकी जांच की जाती है किसके आधार पर, 5 की पैरामीटर्स के आधार पर। की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। की का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। तो इंस्टीट्यूशंस की जांच की जाती है, उनका मूल्यांकन होता है, किसके आधार पर होता है, 5 महत्वपूर्ण मानदंड हैं। कौन कौन से हैं, एक टीचिंग है, शिक्षण, एक है लर्निंग अधिगम, एक है रिसोर्सेज संसाधन, एक है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, ग्रेजुएशन आउटकम्स मतलब ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स। ठीक है। फिर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये होता है संपर्क और समावेशन, इसको ही ओआई कहा गया है, आउटरीच का और, इंक्लूसिविटी का आई। और पीयर परसेप्शन, और ये हो गया सहकर्मी की राय। सबके परसेंटेज दे रखे हैं कि ये इसको इतना इतना कवर करता है।
बात क्लियर है क्या? तो कह रहा है कि हालांकि जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं अभी भी इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस का इवैल्यूएशन, उनका असेसमेंट किस बेसिस पर होता है? तो इनका असेसमेंट होता है इस बेसिस पर। ठीक है, 5 मानदंड दे रखे हैं, फिर 5 की पैरामीटर्स हैं, इनका इतना इतना परसेंटेज ये कवर करते हैं। तो यहां कुछ ज्यादा समझने वाली बात थी नहीं। आगे देखिएगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये सही है, ये इज आ गई वर्ब, राइट है वो एडजेक्टिव है भाई मेरे, ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इन हिज स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब है संशय, स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? संशय, संदेह भी कह सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हैं? संदेह। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, वो उनको थोड़ा सा डाउट है, और वो डाउट उनका ठीक है ना? किस बारे में? पीयर परसेप्शन के बारे में, मतलब अपने सहकर्मियों की राय वाला जो पैरामीटर है उस बारे में। क्यों है ऐसा? एज, क्योंकि यहां एज कंजंक्शन है, क्योंकि एज के बाद एक नया उपवाक्य स्टार्ट हो रहा है। दिस की वर्ब इज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब दे रखी है। दिस इज फीडबैक, फीडबैक जो होता है ना, वो एक प्रकार से आपके काम की एक पुष्टि की जाती है कि आपकी काम जो है वो कितने गुणवत्ता का काम आपने किया, उसकी पुष्टि करने के लिए फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो ये फीडबैक है। गैदर्ड फ्रॉम, जो इकट्ठा किया जाता है, ये फीडबैक नाउन है। गैदर्ड यहां एडजेक्टिव है, और पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, बाद में दे रखा है। फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, किससे गैदर किया जाता है? विषय विशेषज्ञों से। एंड एम्प्लॉयर्स, और नियोक्ताओं से, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं, उनसे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है, राइट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो ये जो है ये सही है, किसमें? अपने डाउट में। इन प्रेपोजिशन है, हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, स्केप्टिसिज्म है वो नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली आईएसएम सफिक्स दे रखा होता है वो नाउन होते हैं। अबाउट है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये तो डिटर्मिनर हो गया, और पियर परसेप्शन है ये नाउन हो गया। ठीक है, पैरामीटर भी नाउन है, एज कंजंक्शन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज यहां पे वर्ब, फीडबैक नाउन, गैदर्ड एडजेक्टिव, फ्रॉम यहां पे हो गया प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो गया ये इसका नाउन, इसका ऑब्जेक्ट, एंड है वो कंजंक्शन, और एंड है पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, दोनों साइड में सेम चीजें आती हैं, तो ये भी नाउन। ठीक है, तो ये क्यों क्यों इनको डाउट है? ये डाउट इसलिए है कि साहब ये फीडबैक जो है ना, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप ले रहे हो और एम्प्लॉयर्स से ले रहे हो, इस कारण से इसको इनको इस वाले मानदंड पर, इस वाले क्राइटेरियन पर क्या है? डाउट है। ठीक है, आगे कह रहा है इट कैन बी सब्जेक्टिव, ये व्यक्ति परक हो सकता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से हो सकता है। व्यक्ति परक मतलब ये पक्षपात पूर्ण भी हो सकता है, ये अलग अलग एंटिटी, अलग अलग पर्सन्स पर डिपेंड कर सकता है। प्रोन टू का मतलब होता है ग्रस्त होना। ठीक है, एक बात काम की ये है कि प्रोन के साथ टू लगेगा, ससेप्टिबल में टू लगेगा। प्रेजुडिस का मतलब है पक्षपात, पार्शियलिटी या बायस को बोलेंगे। अकाउंट फॉर का मतलब होता है निर्मित करना, बनाना, इतना पार्ट कवर करता है ये। स्क्यू का मतलब होता है विकृत करना, बिगाड़ना, जिसको डिस्टोर्ट कहते हैं, टिल्ट कहते हैं, मिस रिप्रेजेंट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ये जो एक क्राइटेरियन है, ये जो पीयर परसेप्शन वाला खेल है, ये व्यक्ति परक हो सकता है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों यहां पे डाउट में है, इनको ये वाला क्यों नहीं जम रहा है, उसका कारण यहां पे बताया गया, जस्टिफाई किया गया है कि भाई ये जो हो सकता है ना, व्यक्ति परक हो सकता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्टिव तुमने देखा भी होगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रेस ऐसा करके, तो वो सब्जेक्टिव ऐसा है। ये सब्जेक्ट है। कैन बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्टिव जो है वो यहां एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है। एंड कंजंक्शन हो गया। प्रोन टू जो है ये भी एडजेक्टिव है, चूंकि इससे पहले एडजेक्टिव लगा तो ये भी एडजेक्टिव। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, नाउन है। एंड है वो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद में ये भी नाउन होगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिपरक हो सकता है और ग्रस्त हो सकता है किससे? प्रभाव से और पक्षपात से। एज, क्योंकि ये फिर से कंजंक्शन, क्योंकि नया उपवाक्य स्टार्ट है। यह सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है। रिलाइज वर्ब हो गई। मोर है वो एडजेक्टिव है, डिग्री बना रहा है। मोर, मच की या मैनी की डिग्री कंपैरेटिव बनती है मोर। रिलाई के साथ में लगता है ऑन, ये प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, जैसे हम कहें कि डिपेंड के साथ क्या लगाओगे, तब भी ऑन लगेगा। आप कहो रिलाई में क्या लगाओगे, तब भी ऑन लगेगा। आप कहो बैंक में क्या लगाओगे, तब भी ऑन लगेगा। आप कहो हिंज में क्या लगाओगे, तब भी ऑन लगेगा। आप कहो रेस्ट में क्या लगाओगे, तो भी ऑन लगेगा।
ठीक है, ये सब निर्भर होने का मीनिंग देते हैं, इन सभी में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई जगह अपॉन भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ऑन वाला एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि यह निर्भर करता है ज्यादा किस पर, संस्था की प्रतिष्ठा पर। किसकी बजाय, मोर के साथ देन आ गया, डिग्री कंपैरेटिव है। इट्स एक्चुअल रेप्यूटेबिलिटी, इसकी जो वास्तविक रेप्यूटेबिलिटी है, जो प्रतिष्ठा है, उसकी बजाय। ऑफन टू द डिसएडवांटेज, और अक्सर इस बात का हानि होती है, नुकसान होता है। किसको, सबअर्बन, उपनगरीय, अर्बन का मतलब नगरीय या शहरी, सब लग गया तो उपनगरीय, और या फिर स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या राज्य के द्वारा संचालित जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके लिए। बात समझ में आ रही है? ये बात व्यक्तिपरक हो सकती है, और ये ग्रस्त हो सकती है किससे, प्रभाव और पक्षपात से, क्योंकि ये ज्यादा निर्भर करता है संस्थान की प्रतिष्ठा पर, किसकी बजाय, उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा जो भी है उसकी बजाय। ठीक है, ये अक्सर नुकसान वाली बात है किसके लिए, उपनगरीय या राज्य द्वारा संचालित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। एज इट अकाउंट्स फॉर, क्योंकि, अब चूंकि ये कंजंक्शन है, ये भी दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। चूंकि इसका मतलब बिकॉज है, सिंस है, इट है वो सब्जेक्ट हो गया, अकाउंट्स फॉर इसकी वर्ब हो गया, अकाउंट के साथ फॉर लग रहा है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि इतना भाग कवर करता है, इतना पार्ट ये बनाता है। चूंकि यह 10% जो है, टोटल वेट जितना 100% है, 100% में से 10%, आप देखो 5 आपने क्राइटेरिया देखे थे, उन 5 एरिया में से ये जो पीयर परसेप्शन वाली कैटेगरी 10% है। ठीक है, तो 10% ये कवर करता है। ठीक है, इसलिए ये रैंकिंग को बिगाड़ भी सकता है। 10% बहुत बड़ी बात होती है। चूंकि ये पीयर परसेप्शन वाला मानदंड 10% कवर करता है, पूरे टोटल वेट का 100% का 10% इसका है। इस कारण से अब ये एक बात ध्यान रखिए कि जब जब एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं, कंजंक्शन में पूछते हैं आपसे कि जब जब आप देखते हैं कि किसी सेंटेंस का स्टार्ट एज से है, या फिर सिंस से है, या फिर बिकॉज से है, तो उस वाक्य में बीच में ना तो कभी सो आता है, ना कभी देयरफॉर आता है, ना कभी हेंस आता है। याद रखना भाई, ये आप हिंदी में तो जरूर लगा सकते हैं। जब आप चूंकि या क्योंकि लगाते हैं शुरुआत में, तो बीच में आप क्योंकि के लिए इसलिए लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एज, सिंस या बिकॉज आप लगाओगे तो सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आएंगे, इसके स्थान पे कॉमा का प्रयोग आप करेंगे। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चूंकि यह 10% भाग कवर करता है टोटल इंडेक्स का, इसलिए यह क्या कर सकता है, रैंकिंग्स को बिगाड़ सकता है। रिव्यू इज दस नेसेसरी, इसलिए कह रहा है लेखक कि भाई रिव्यू जरूरी है। आप ये जो 5 मानदंड हैं उनमें ये तो जम नहीं रहा है पीयर परसेप्शन, इसको हटा के कुछ और शामिल कर लो, है ना। तो इसलिए रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन। ठीक है, आप इसी को बोलते हैं री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, पुनर्मूल्यांकन, पुनरावलोकन, है ना। फिर से इसके बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। तो अ रिव्यू, एक रिव्यू, एक पुनरावलोकन, जिसकी वर्ब हो गई, ये इसीलिए आवश्यक है, नेसेसरी है। नेसेसरी है मतलब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आप इसी को क्या कह सकते हैं, इसेंशियल है। तो ये जरूरी है भाई। क्लियर है क्या? तो ये था आज के सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।